friends, welcome back to Annie's English Academy. This is Sonia. Guys, in today's of my video, I'm going to discuss Geoffrey Chaucer works in chronology manner. Yes, guys, along with its publication year, we will discuss as well top 20 MCQs based on PYQs from the Geoffrey Chaucer specifically that have been asked in UGC NET English exam. So you guys will easily come to know the clear cut towards the question you will get in your examination with the help of this video of mine. So stay tuned till the end of this video. Watch complete without skipping. And guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel. Okay, let's start today's discussion. So guys, as we all know that Geoffrey Chaucer जिनका timeline 1343 to 1400 है and he considered father of English literature because he जो आपके जॉफ्री चॉसर है इन्होंने मिडिल इंग्लिश को लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश किया राइट और इनके जो वर्क्स हैं लेट्स सी इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. सो गाइस फर्स्ट वी हैव द बुक ऑफ डचेस. द बुक ऑफ Duchess, right? That was published around 1368 to 1372, right? ये चौसर का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है विच इज़ एलेगी. ये आपका एक एलेगी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांचे ऑफ लेनकास्टर जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, राइट? और बेसिकली ये एक ड्रीम विजन पोइट्री है. थीम इसमें बेस्ड है आपके लव ग्रीफ एंड कंसोलेशन. और इसके अंदर गाइज इस पर्टिकुलर ये जो इनका एलिगी है फर्स्ट एलिगी रिटन बाय जॉफ्री चॉसर, तो इसमें जो नरेटर है एक ड्रीम में एक्चुअली वो काले कपड़े पहने व्यक्ति से मिलता है. ही मीट विद अ पर्सन हु वियर ब्लैक क्लोथ जो अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु से दुखी है एंड ही वॉज सो सैड जस्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ. तो ये जो गाइज आपका बेसिकली जो इनका एलिगी है ये एक एलेगोरिकल काइंड ऑफ वे में इसको लिखा गया है इन विच कहीं ना कहीं सौरों को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? और दिस इज शो द अर्लियर स्टाइल ऑफ चॉसर बेसिकली फ्रेंच पोएट्री. सो दिस इज इनफ अबाउट दिस पर्टिकुलर द बुक ऑफ डचेस. लेट्स मूव ऑन द सेकेंड वर्क द हाउस ऑफ फेम. द House of Fame. This was published around 1374 to 1385, right? ये भी इनका ड्रीम विजन है एंड थीम इसमें बेस्ड है आपका नेचर ऑफ फेम एंड पोइट्री. बेसिकली इसमें क्या होता है जो नरेटर होता है यानी कि नरेटर चॉसर हिमसेल्फ है एक ड्रीम में जाता है, राइट? जहाँ उसे हाउस ऑफ फेम में ले जाया जाता है, राइट? तो एक ड्रीम की बात बता रहे हैं यहाँ पे आपके जॉफ्री चॉसर एज ए नरेटर कि वो क्या करते हैं अपने ड्रीम में उन्हें एक हाउस ऑफ फेम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों को बिना मैरिट के फेम मिल जाता है. ही कम टू नो आफ्टर गोइंग देयर विदाउट वर्किंग हार्ड सम पीपल गेट द फेम, राइट? और कुछ को नहीं मिलता एंड सम हैव नो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़. यह सटायर इस पर्टिकुलर वर्क में सटायर किया जाता है और कहीं ना कहीं मेडिवल सोसाइटी को टारगेट किया गया है. सो दिस इज़ द हाउस ऑफ फेम. मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन इसका बता दिया है. और बेसिकली ये जो इनका वर्क है जॉफ्री चॉसर का डांते की डिवाइन कॉमेडी का इन्फ्लुएंस दिखाता है, राइट? सो सेकंड द हाउस ऑफ फेम. ओके, लेट्स मूव ऑन. नंबर थर्ड वी हैव द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. द पार्लियामेंट ऑफ Fowls. This was published around 1380 to 1382, right? ये भी इनका ड्रीम विजन है लव एंड मैरिज थीम पर बेस्ड है. और इसमें बेसिकली क्या होता है जो नरेटर होता है एक ड्रीम में एक गार्डन में जाता है. सो अ नरेटर वेंट इनटू अ गार्डन इन हिज ड्रीम जहाँ वो बर्ड्स इकट्ठे होते हैं, राइट? वैलेंटाइंस डे पर अपने मेट को चुनने के लिए. इसमें कंट्री लव और मैरिज को एलेगोरिकल तरीके से दिखाने की कोशिश की है. तो इसमें बेसिकली ये भी एक ड्रीम विज़न है और किस तरीके से इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर जो बर्ड्स इकट्ठे होते हैं अपने मेट को चूज़ करने के लिए तो इसके रिगार्डिंग इसमें बताया गया है. और ये शायद रिचर्ड द सेकंड और एनी ऑफ बोहेमिया जो है ना उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली लिखा गया था जॉफ्री चॉसर का द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. नंबर 4 ट्रॉइलस एंड क्रेसिड. Troilus
and Cressida, right? This was around 1382 to 1386, राइट. और बेसिकली ये जो इनका वर्क है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें राइम रॉयल स्टैंजाज आपको देखने मिलेंगे. एज वेल थीम है इसके अंदर कर्टली लव, फेट एंड बिट्रेयल. और बेसिकली व्हाट हैपन इन दिस वर्क, ये एक ग्रीक मैथोलॉजी कल सेटिंग पर सेट किया गया है जो इनका ये वर्क है ट्रॉयलस. और ये जो ट्रॉयलस होते हैं ये प्रियम का बेटा होता है, राइट. और जो क्रेसिड होती है वो एक विडो होती है. उन्हीं की ट्रैजिक लव स्टोरी को इसके अंदर बेसिकली दिखाया गया है. ट्रॉयलस क्रिसाइड से लव करते हैं लेकिन जब उन्हें धोखा देकर ग्रीक वॉरियर डायमंड के साथ चली जाते हैं तो व्हाट हैपन विद हिम. सो ऑल द थिंग्स यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर वर्क रिटन बाय जॉफ्री चॉसर. और गाइज ये जो जॉफ्री चॉसर का वर्क है सबसे ज़्यादा रिफाइंड एंड फिलोसॉफिकल पोएम में से एक है क्योंकि इसके अंदर बकाशियो के इल फिलस्त्रेतो, जो आपका बकाशियो ने इल फिलस्त्रेतो लिखा है उसी से ये इंस्पायर है. तो ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ यू विल हैव टू सस्टेन इन योर माइंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपको बनते हैं. लेट्स मूव ऑन. नंबर 5, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन. द लेजेंड ऑफ good women that was published around 1386 to 1387. ये भी इनका एक ड्रीम विजन है जिसमें इन्होंने विमेंस की लॉयल्टी, जो विमेन की लॉयल्टी होती है लव में, कहीं ना कहीं उसी थीम पर बेस्ड है इनका ये जो वर्क है. और इसमें जो चौसर हैं विमेन की लॉयल्टी और सफरिंग को सेलिब्रेट करते हैं और इसमें बताते हैं कि जो कई विमेन इसमें सो मैनी विमेंस की कहानियाँ आपको स्टोरीज देखने मिल जाएंगी जैसे डीडो, क्लियोपैत्रा एंड मीडिया जिन्होंने लव में सेक्रीफाइस किया था. सो दिस इज द वर्क अबाउट द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, राइट. और चौसर का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था कि इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखने की कोशिश की थी जो बाद में इंग्लिश पोएट्री का मेन फॉर्म बन चुका था, राइट. तो कहीं ना कहीं ये जो वर्क है इनका दिस इज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू राइट हीरोइक कपलेट्स. ओके, let's move on. Number 6, we have the Canterbury Tales. The Canterbury Tales that was around 1387 to 1400. ये इनका फ्रेम नैरेटिव है जिसमें 24 कंप्लीट टेल्स हैं. ह्यूमन नेचर, सटायर, सोशल क्रिटिसिज्म पर बेस्ड थीम पर है. एज वेल ये चौसर का सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस वर्क कंसिडर किया जाता है इन विच 30 पिलग्रिम्स की स्टोरीज कहीं ना कहीं दिखाई गई है जो लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं. और इन स्टोरीज में ईच टाइप ऑफ कास्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू विल फाइंड सच लाइक नाइट, मर्चेंट, क्लर्क, वाइफ ऑफ बाथ मिलर एट्सेट्रा, राइट. और बेसिकली इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट टेल्स हैं लाइक द नाइट्स टेल जिन्होंने शिवलरी और लव को बेस्ड बनाकर नरेट किया था कहानी को. एज वेल मिलर्स टेल जो एक कॉमिक थी, राइट. और कहीं ना कहीं आप बोलेंगे बॉडी टाइप ऑफ टेल ही नरेट. द वाइफ ऑफ बाथ की जो टेल थी फेमिनिज्म और मैरिजेस पर डिस्कशन था कहीं ना कहीं. एंड पार्टनर की जो टेल थी वो ग्रीड के अगेंस्ट एक मॉरल स्टोरी रिप्रेजेंट किया गया था. सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट टेल्स जो मतलब कि you must know about them. Okay, at least you should know the idea of these tales that was narrated during the ट्रैवलिंग. ये एक मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है. एंड गाइज इसके अंदर सोसाइटी के बारे में द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम 14th सेंचुरी ऑफ सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया था थ्रू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टॉप 20 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बेस्ड हैं आपके PYQs पर. सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड. So guys, first question we have, which monarch did Geoffrey Chaucer serve during his lifetime? Which monarch did Geoffrey Chaucer serve during his lifetime, right? So option we have Richard the First, Henry the Second, Edward the Third,
and number 4 option we have Henry the Fifth, right? So guys, basically answer we have Edward the Third was the monarch did Geoffrey Chaucer serve during his lifetime, right? Let's move on the second question. Question number second we have which of the following was not an influence on Chaucer's work, right? Remember the not also in question. देखिए यहाँ पे not पूछा गया. Then option we have Dante. Second we have Boccaccio. Number third we have William Langland. And number 4 we have Homer, right? तो guys आंसर we have option number D, Homer. क्योंकि जो आपके होमर थे वॉज नॉट एन इन्फ्लुएंस ऑन चॉसर्स वर्क. इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था आपके चॉसर के वर्क पर. अदरवाइज डांते, बकैशियो एंड विलियम लैंगलैंड, दीज ऑल वर इन्फ्लुएंस्ड with the in the works of Geoffrey Chaucer, right? So guys, question number third we have in which of the Chaucer's work do we see the influence of Guillaume de Merchant? तो Guillaume de Merchant का इन्फ्लुएंस आपको कौन से जोफ्री चॉसर का वर्क है जिसमें देखने मिलता है? द आंसर वी हैव द बुक ऑफ डचेस. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव which of Chaucer work was written in heroic couplet? Heroic couplet, right? So answer we have the legend of good women. The legend of गुड विमेन, राइट? सो बेसिकली ये जॉफ्री चॉसर का वर्क था दैट वॉज रिटन इन हेरोइक कपलेट. ओके, और दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर ही यूज्ड हेरोइक कपलेट, राइट? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिड? सेंट्रल थीम, राइट? यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल थीम आपसे पूछा है. द वर्क ट्रोइलस and Cressid, right? So basically जो आपका central theme है, answer we have chivalric romance and betrayal. Chivalric romance and betrayal, right? Let's move on question number 6. So guys, question number 6 we have the Parliament of Fowls. The Parliament of Fowls, right? Is associated with which historical event? तो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से आपका एसोसिएटेड था? हिस्टोरिकल इवेंट, राइट? एसोसिएशन था आपका बेसिकली. आंसर वी हैव द मैरिज ऑफ रिचर्ड द सेकंड एंड एनी ऑफ बोहेमिया. द मैरिज ऑफ रिचर्ड द सेकंड एंड एनी बोहेमिया, राइट? सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. सी गाइज, इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट एंड प्लीज़ रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस दोज आर यूज और दोज आर डिस्कस्ड आई इन दिस वीडियो, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाउस ऑफ फेम? पर्पस क्या था लिखने का? द हाउस ऑफ फेम. द हाउस ऑफ फेम, राइट? तो बेसिकली क्यों लिखा था चौसर ने इसको? आंसर वी हैव टू क्रिटिक द इंस्टेबिलिटी ऑफ फेम एंड पोएट्री, राइट? तो बेसिकली ही रॉट दिस पर्टिकुलर वर्क टू क्रिटिक
इन्होंने इसको क्रिटिक करने के लिए लिखा था. क्रिटिक किस पे कर रहे थे वो? द इनस्टेबिलिटी ऑफ फेम एंड पोएट्री. तो फेम एंड पोएट्री में जो इनस्टेबिलिटी थी, दैट इज क्रिटिक बाय जॉफ्री चॉसर इन द वर्क द हाउस ऑफ फेम. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. वेयर वर द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स ट्रैवलिंग टू? वेयर वर द, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वर द pilgrim in the Canterbury tale traveling to? कहाँ पे बेसिकली वो ट्रैवलिंग कर रहे थे? तो आंसर वी हैव कैंटरबरी कैथेड्रल. कैंटरबरी कैथेड्रल, सॉरी कैथेड्रल है ना, कैथेड्रल, राइट? So this is the answer to this question. And next question we have, which tale in the Canterbury Tales is associated with early feminist discourse? जो कैंटरबरी टेल्स आपका, जिसमें टेल्स नरेट की गई थी बाय दी जो मिलर, पार्टनर और जो जितने भी सोसाइटी के डिफरेंट टाइप ऑफ पिलग्रिम्स वहाँ पे टुगेदर गैदर्ड हुए थे. तो यहाँ पूछा है कि किसकी स्टोरी थी जो आपकी अर्ली फेमिनिस्ट बेस्ड थी, आपकी अर्ली फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कैंटरबरी टेल का. तो आंसर वी हैव द वाइफ ऑफ बाथ टेल. द वाइफ ऑफ बाथ, जो वाइफ ऑफ बाथ थी, उन्हों की जो टेल थी, दैट वॉज एसोसिएटेड विद द अर्ली फेमिनिस्ट डिस्कोर्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव, विच कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट मोरल करप्शन? वो कौन सा कैरेक्टर था कैंटरबरी टेल्स में जिसने रिप्रेजेंट किया था मोस्ट मोरल करप्शन को? सो आंसर वी हैव पार्टनर. जो पार्टनर था, पार्टनर वॉज द कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था मोस्ट मोरल करप्शन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ऑफ चॉसर्स टेल डज द फ्रेज रेडिक्स मैलरम ईस्ट क्योपिडिस, ये एक आपकी फ्रेज है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ चॉसर्स टेल डज द फ्रेज, ये जो आपको फ्रेज दे रखी है, रेडिक्स मैलरम ईस्ट कैपिडिटेट्स, जिसका मीनिंग है ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल. ये जो लालच होता है वो सभी जितनी भी इविल्स हम लोग कमिट करते हैं उस सब का एक रूट होता है. तो बेसिकली ये जो आपका फ्रेज है, दैट वाज अपीयर. तो कौन सी कैरेक्टर की टेल थी जिसमें इसे अपीयर किया गया था इस पर्टिकुलर फ्रेज को? आंसर वी हैव द पार्टनर्स टेल. तो वो पार्टनर्स की टेल थी वेयर रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर फ्रेज. The partners tell. The partners tell. Right? Let's move on next question. Question number 12. So here they asked about the Miller's tale. जो मिलर थे, another character in Canterbury Tales. तो मिलर का जो टेल था belongs to which literary tradition? तो उनकी जो टेल थी वो कौन सी लिटरेरी ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी? देन आंसर वी हैव फैब्लियाउ. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर फैब्लियाउ. तो बेसिकली ये जो थी, ये आपकी बिलोंग्स थी, किससे बिलोंग्स थी? ये लिटरेरी ट्रेडिशन था आपका मिलर्स की टेल का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच इज़ द फर्स्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स? जो कैंटरबरी टेल्स थी उसमें फर्स्ट टेल कौन सी थी? तो आंसर वी हैव, जो फर्स्ट टेल थी आपकी, फर्स्ट टेल थी गाइज, दैट वाज नाइट्स टेल. द नाइट्स टेल. सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इजी आपको सीम्स हो रहे होंगे, बट आई एम
ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको मिलते हैं ना, आपको उसके आंसर नहीं पता होती, यू डोंट इवन नो अबाउट दी विच इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप इनको ईजी कंसिडर करके इनको आप क्विट कर देते हैं. यू डिड नॉट इंक्लूड दैम इन योर रिविजन. आई एम टेलिंग यू, we don't know from where the examiner asked the question from you. So please, अगर आप जॉफरी चौसर को प्रिपेयर कर रहे हैं, then these all questions आपको अच्छे से उनके आंसर्स पता होना चाहिए. फर्स्ट कौन सी टेल थी, एंड वो कौन सी टेल थी जहाँ पे किस लिटरेरी ट्रेडिशन को यूज़ किया जा रहा था, और फ्रेज के बारे में. सो काइंड ऑफ क्वेश्चन विल गिव्स यू अ क्रिस्टल कट टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन. ओके, so here next question we have, how many tales did Chaucer originally plan to for Canterbury Tales and how many did he complete? उसने प्लान कितना किया था? He was planned 120. उनने 120 कहीं ना कहीं जो टेल्स थी उसके लिए प्लान किया था, बट ही हैज़ completed only 24. And I'm telling you, the Canterbury Tales, this is the unfinished work written by Geoffrey Chaucer, right? क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है बाद में. So basically he planned 120, but he completed only 24 tales in the Canterbury Tales. Right? So this is the answer to that question. Let's move on next question, which is from literary technique और legacy से जो आपसे पूछा गया है from the Geoffrey Chaucer से. Which element of Geoffrey Chaucer's writing style makes his work unique? वो कौन सा राइटिंग स्टाइल ही यूज जिससे कि जो आपके जॉफरी चौसर का वर्क है कंसीडर किया जाता है यूनिक. सो आंसर वी हैव इयाम्बिक पेंटामीटर. तो गाइज चौसर्स का जो राइटिंग स्टाइल है, बेसिकली चौसर्स, वो कौन सा चौसर का राइटिंग स्टाइल है, मैक हिज वर्क यूनिक, राइट, जो इसके वर्क को कहीं ना कहीं यूनिक बना देते हैं. देन आंसर वी हैव इयाम्बिक पेंटामीटर. इयाम्बिक पेंटामीटर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ चौसर्स वर्क राइम रॉयल फर्स्ट यूज़? वो कौन सा जॉफरी चौसर का वर्क है जहाँ पे राइम रॉयल को फर्स्ट यूज़ किया गया है? देन आंसर वी हैव ट्रॉइलस एंड क्रेसिड. ट्रॉइलस एंड क्रेसिड, right? So this was the work where Chaucer used rhyme royal first. Okay, next question we have, why is Chaucer use of satire significant? जो चौसर है, चौसर ने जो यूज़ किया है सटायर, सिग्निफिकेंट क्या है उसका, राइट? सो आंसर वी हैव, इट एक्सपोज द करप्शन इन मेडिवल सोसाइटी. तो वो सटायर इसीलिए करते थे टू मैक अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ सोसाइटी दैट ड्यूरिंग दैट टाइम, कि उनका जो करप्शन है वो मेडिवल सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चाह रहे थे, जिससे कि जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ करप्शन इज़ गोइंग ऑन मेडिवल सोसाइटी, राइट? जो पता नहीं चलता आगे आने वाली जनरेशन को, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ जॉफरी चौसर वी कम टू नो, क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया है करप्शन इन मेडिवल सोसाइटी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर लिटरेरी जेनरा इन चौसर्स टाइम? वो कौन सा जेनरा था दैट वाज नॉट कंसीडर मेजर लिटरेरी जेनरा ड्यूरिंग चौसर्स टाइम? सो देखिए, अभी फर्स्ट मैंने डिस्कस किया तो ये आपका फैबलिया, दैट वाज लिटरेरी, आप बोल सकते हो ये उस समय पर काफ़ी फेमस था लिटरेरी जेनरा. एज वेल इपिक, that was also famous during Geoffrey Chaucer. Dream Vision, because his most poems Dream Vision में लिखी गई हैं, so that is also one of them. But if I talk about the morality plays, तो morality जो plays हैं that were not ओके एज दी लिटरेरी जेनरा इन चौसर्स टाइम. तो मोरालिटी प्लेस का वहाँ उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं था. दैट वॉज कम आफ्टर द जॉफरी चौसर बिकॉज इन लिटरेचर, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश बिकेम द स्टैंडर्ड ड्यू टू चौसर्स राइटिंग? वो कौन सी बोली थी, वो कौन सी डायलेक्ट थी जस्ट बिकॉज ऑफ द चौसर्स राइटिंग बिकम द स्टैंडर्ड? सो आंसर वी हैव ईस्ट मिडलैंड, राइट? वो बेसिकली कौन सी थी आपकी? ईस्ट मिडलैंड थी. दैट वॉज फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ द चौसर्स वर्क. ईस्ट मिडलैंड, राइट? So here guys I discuss important MCQs
ऑलमोस्ट इनमें बहुत से PYQs भी होंगे क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर हैव बीन आस्क्ड काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टू यू, बट बेस्ड हैं आपकी PYQs पर मेरे आज के MCQs. सो गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने ईच राइटर्स को और उनके कुछ क्वेश्चंस को साथ के साथ देखेंगे, एज वेल यू विल हैव टू चेक आउट देयर वर्क्स इन क्रोनोलॉजी मैनर अलॉन्ग विद इट्स पब्लिकेशन ईयर. इट विल गिव्स यू सो मच हेल्प. नाउ गाइज यू विल हैव टू फोकस ऑन द कैंटरबरी टेल्स में इंडिविजुअल टेल्स जो थी, उनके थीम्स क्या थे, उनके कैरेक्टर्स कौन थे, क्योंकि यही आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में. एज वेल अंडरस्टैंड चॉसर्स लिटरेरी इन्फ्लुएंस, क्या क्या लिटरेरी इन्फ्लुएंस रहा, जैसे कि दांते का, बकैशियो का और आपका मकेट का. तो MACHAUT, मेरे को इनका प्रोनाउंस ठीक से नहीं पता, तो दैट्स वाई मकेट और मचस्ट बोलते हैं इनको. सो बेसिकली इनका इन्फ्लुएंस रहा था बहुत ज़्यादा जॉफ्री चॉसर्स के वर्क्स पर. एज वेल हमें फोकस करना होगा चॉसर्स की कंट्रीब्यूशन टू मिडिल इंग्लिश में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, लाइक उन्होंने डेवलपमेंट किस तरीके से किया इयाम्बिक पेंटामीटर का. सो दीज आर दी थिंग्स यू विल हैव टू रिवाइज अगैन एंड अगैन. आपको स्टडी करने होंगे उनका जो यूज़ है सटायर का, आयरनी एंड रियलिज्म इन जिसमें वो पोर्ट्रे करते हैं मेडिवल सोसाइटी को, किस तरीके से उन्होंने मेडिवल सोसाइटी को पोर्ट्रे करने के लिए सटायर, आयरनी और रियलिज्म का यूज़ किया इन हिज वर्क्स. एज वेल आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं आपकी चॉसर्स की, जैसे कि ड्रीम विजन, फैब्ल्यू, राइम रॉयल एंड हेरोइक कपलेट्स, इन सभी को आपको अच्छे से रिवाइज करना है. दीज आर दी थिंग्स यू विल अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, इफ़ यू सस्टेन और इफ़ यू रिवाइज अगैन एंड अगैन, ट्रस्ट मी फ्रॉम दीज सेक्शंस you will get the answer in your examination. So hope the way I discussed in today's video will clear your points. We will meet in next video with another major writer, उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी एज वेल दी उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs और PYQs इंपॉर्टेंट हैं आपको मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट ऑफ माई वीडियो. एंड प्लीज़ गाइज like the video if you think so, otherwise it's okay. Goodbye.